Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, इन पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको सर्च बार में लिखना है आसाम स्लेट, कुछ इस तरीके से कोर्स आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट पर जाकर आपको अंकिता सूद नाम के फोल्डर पे जाना है, यहाँ पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिलेंगे। आप देख सकते हो बहुत से फ्री वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें यूनिट के क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, आप उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी सबसे खास बात यह है कि आपको डेली लाइव लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे। कभी अगर आप लाइव लेक्चर्स मिस करते हो तो आप लोगों के लिए ऐप में रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, जो भी क्लासेस हमारी लाइव होंगी, हर क्लास की इमीडिएटली बाद आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय बचेगा और आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। सो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, आपको गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू एंड पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक और खास बात इस कंप्लीट कोर्स की ये है कि इसमें आपको हम 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रिवाइज करवाएंगे, जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड आपको ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाई क्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि हर स्टेट में आजकल किन क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। एंड डेफिनेटली ये सवाल एज इट इज भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो शिक्षण के स्तर हमसे पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण के स्तर क्या होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 3 स्तर होते हैं शिक्षण में, जिनको कि हमारी मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से डिवाइड किया होता है। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा लेवल टीचिंग का कुछ और होता है, लर्निंग का कुछ और होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शंस देखते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड हायर लेवल। नो। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मेंटल एबिलिटीज की बात की है। आगे तीसरा ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मेमोरी लेवल होता है जहां पर हम किसी चीज को, जब हम छोटे होते हैं तो रट्टा मारकर याद रखते हैं। ठीक है, रोट लर्निंग जहां पर होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जहां पर रोट लर्निंग में जो चीजें हमने पढ़ी थी उनकी हमें समझ आने लग जाती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि प्रीवियस 2 लेवल्स में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, उसको अब रियल लाइफ सेटिंग में यूज करने का समय आ चुका है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Which of the following DTH channels are meant to support and reach who do not have access to the internet? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना था। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपको पता होना चाहिए कि डीटीएच चैनल्स कहाँ पर होते हैं। डीटीएच चैनल सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, दैट इज स्वयं प्रभा। सो आपको 1 सेकंड में इसका आंसर मिल सकता था। Which of the following is not a quadrant of स्वयं? तो स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें ई ट्यूटोरियल भी है। ई ट्यूटोरियल का मतलब है कि आप वीडियो कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पर ई कंटेंट में आता है। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको ई ट्यूटोरियल में मिलते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी इसका एक क्वाड्रेंट है, लेकिन पॉडकास्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉट पूछा गया था। अब देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट्स के नाम है। वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स को ही ई ट्यूटोरियल बोला जाता है। रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल को ही ई कंटेंट बोला जाता है। डिस्कशन फोरम को यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम लिखा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए था टेस्ट एंड क्विजेज, जिसमें आपने जो भी पढ़ा है उसके आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, रिविजन अपनी कर सकते हो। ओके, सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जिसको नैक के नाम से जाना जाता है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। बिल्कुल सही है, नैक को 1994 में एस्टैब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? यूजीसी, एआईसीटीई,
एनसीईआरटी या फिर डीईसी? तो करेक्ट ऑप्शन है यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ही नैक को एस्टैब्लिश किया था। सिमिलर क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एआईसीटीई ने कौन सा एस्टैब्लिशमेंट किया था। सो देखिए, एआईसीटीई का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये भी इन्होंने एनबीए नाम के एक इनिशिएटिव को 1994 में एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following were the first three universities that were established during 1857? So students, ये जो भी questions है ना, आप ऐप में जाइए, ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में जाइए, आपको पता चलेगा कि ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ट्रिक्स के साथ मैंने चीजें याद दिलाई हैं, ठीक है, याद करवाई है, तो आप इनको रिवाइज जरूर कर सकते हो। 1857 की यूनिवर्सिटीज बहुत जरूरी है, हर बार पेपर में सवाल आता है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 1857 में एस्टैब्लिश हुई थी। एंड एक सवाल ये भी आता है कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में कौन-सा रूल फॉलो किया जाता था, तो वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है टीचिंग इज व्हाट प्रोसेस? टीचिंग एक कैसा प्रोसेस है? ट्राइपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर मल्टीपोलर? सो टीचिंग होता है ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर का मतलब है कि ये 3 चीजों पर, 3 पोल्स पर, 3 स्तंभ पर निर्भर होता है। ठीक है, ध्रुवीय होता है। अब 3 स्तंभ कौन-कौन से होते हैं? पहला स्तंभ है टीचर। ट्राइपोलर में पहला है टीचर, दूसरे है स्टूडेंट और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर, कि जो हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे हम हैं, देखिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो ट्राइपोलर में टीचर होना भी ज़रूरी है। आप लोग स्टूडेंट हो तभी मैं पढ़ा पा रही हूँ, है ना? और सब्जेक्ट मैटर, कि हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। दैट इज़ योर सब्जेक्ट मैटर, राइट? Which method of teaching develops spirit of inquiry in students? कौन सा टीचिंग का ऐसा मेथड होता है जो कि स्टूडेंट्स में पूछताछ करने की भावना को बढ़ाता है? अब पूछताछ करने की भावना का क्या मतलब है? अब क्लास में अगर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स उनसे कैसे क्वेश्चन पूछें? ठीक है, स्टूडेंट कैसे एक्टिव हों कि मुझे समझ नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूँ, तो मैं कैसे पूछूं? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि जांच पड़ताल करना किसी चीज के बारे में, ज्यादा जानकारी लेने की विधि को कैसे एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड से, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर लैबोरेटरी मेथड? तो करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड तो नहीं है, बच्चों को अगर प्रोजेक्ट दे देंगे वो चुपचाप अपने घर में प्रोजेक्ट करेंगे और हो गया। इससे क्या उनकी पूछताछ की भावना बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ह्यूरिस्टिक होता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि भी बच्चों को लर्निंग में तो हेल्प करता है, लेकिन इंक्वायरी को नहीं बढ़ाता है। अब लैब में जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं पर फंसे, टीचर से बातचीत कर सके, लेकिन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को ये नहीं बढ़ाता। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दी गई है, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दी गई है और उनको बोला जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो, चाहे डिस्कस करो, चाहे रिसर्च करो, चाहे कुछ भी करो। तो इस वजह से बच्चों में पूछताछ की भावना विकसित होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट में होना। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हर क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के अलावा ये अदर स्टेट्स के एग्जामिनेशन में भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से इनको समझते रहिएगा, कोई भी डाउट है तो भी पूछ लीजिए। अगर पसंद आ रहा है, चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, हर स्टेट के पीवाईक्यूज ऐसे ही लेकर आऊं, तो भी आप मुझे बताइए, तब मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? बहुत बार चीजें हमने पढ़ी है। रिसर्च जब करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें रिसर्च करना है। तो क्या होगा? सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? नो। सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर? नो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च? या फिर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम? तो पहला होता है ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, कि हमें ढूंढना है कि रिसर्च हम किस बारे में करें। इसको हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चीजें वही होती हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो फिर आपको खुद पेपर में दिमाग लगाना है, राइट?
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हाइपोथेसिस नाम का यानी कि परिकल्पना नाम का एक टॉपिक होता है। परिकल्पना को जांचा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो मीडियन टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामीट्रिक होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस जो होता है इसको सिंपली अनोवा टेस्ट भी बोलते हैं, ये हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। एनालिसिस ऑफ वेरियंस, सॉरी कोवेरियंस है ये, एनालिसिस ऑफ वेरियंस जो है इसको अनोवा बोलते हैं, ये हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है। क्रिटिकल रेशियो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। सिर्फ मीडियन टेस्ट ऐसा है जो कि नॉन पैरामीट्रिक है। क्लास में ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट आपको दी थी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक की, उसी में से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था। Which of the following sequence represent the most logical sequence of doing research? Easiest question. ठीक है, रिसर्च करने के लिए कौन सा सीक्वेंस जरूरी है? सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, पहला ये भी स्टेप पहला है, आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सर्वे तो सबसे पहले नहीं करते हैं, रिसर्च के वेरिएबल्स को भी सबसे पहले डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से ही कुछ होगा। ठीक है, एक हमने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, कंफ्यूजन थोड़ा सा हमारा कम हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद क्या किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। पॉपुलेशन सैंपल सब कुछ हाइपोथेसिस के बाद होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और सबसे लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो आप लोगों ने जो पहली बार भी देख रहे होंगे ना ये लेक्चर, जिन्होंने इंट्रोडक्टरी फ्री लेक्चर भी देखा है ऐप में, उनको भी ये चीजें पता होंगी कि हमने डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 1 जो था रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें हमने ये पढ़ा था। आगे है अ स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन of tribal people about formal education comes under which type of research? So इसमें बोला है ट्राइबल लोगों का, ठीक है, जो जनजातीय लोग होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन के लिए उनकी क्या सोच है, उनकी क्या धारणा है, ये अगर हमें जानना है, इस पर अगर हमें स्टडी करनी है, तो कौन सा रिसर्च यूज किया जाएगा? तो ऐसे केस में हम एथनोग्राफिक रिसर्च को यूज करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो हमें कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताता है। अब हर कल्चर में हर चीज की अलग वैल्यूज होती हैं, तो कभी भी किसी कल्चर या किसी ट्राइब के बारे में बात की है, सो ऑलवेज गो फॉर एथनोग्राफिक रिसर्च। SPSS स्टैंड्स फॉर व्हाट? SPSS का क्या मतलब होता है? ये भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल स्टडीज। याद ही रखना है एज इट इज, उसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। Which component enables your computer to permanently retain large amount of data? देखो कंप्यूटर में कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि डेटा को, जो भी हमारे फाइल्स है, गाने हैं, फोटोज हैं, जो डेटा है उसको परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में रहने की परमिशन देता है? सीपीयू। सीपीयू तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, रैम, स्टोरेज डिवाइस या फिर रोम। अब स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में तो पेन ड्राइव भी आ सकती है, सीडी डीवीडी कुछ भी आ सकता है ना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, कंपोनेंट बोला है तो सीपीयू भी नहीं होगा। अब बात आती है रैम और रोम की। अब रैम और रोम में जो रोम होता है ये होता है टेम्परेरी मेमोरी। ओके, सो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, सो जो रोम होता है वो टेम्परेरी डेटा होता है। रैम, सॉरी सॉरी, रोम जो है वो परमानेंट। अरे देखो, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे परमानेंट पूछा है। ठीक है, जो परमानेंट डेटा होता है वो होता है रोम।
ठीक है? रोम जो है, एक बार अगर रोम डिवाइस में हम लोगों ने कोई भी डेटा स्टोर कर दिया, वो परमानेंट रहता है, लेकिन रैम में जो होता है ना, वो डेटा टेम्परेरी होता है, जो कि डिलीट भी हो सकता है। अब देखिए कई बार हमारा कंप्यूटर है या कंप्यूटर सबके पास अगर नहीं है, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन में कई बार क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी मल्टीपल टैब्स हम अपने फ़ोन में ओपन करते हैं, है ना? कि एक में जैसे इंस्टाग्राम चलाया, एक में फेसबुक चला रही हूँ, एक में स्नैपचैट चला रही हूँ, मल्टीपल टैब्स हैं। ये भी तो कहीं न कहीं मेमोरी को कैप्चर करके रख रहा है। तो जैसे ही अगर हम फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद वापस ऑन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे उन रीसेंट टैब्स में से डिलीट हो जाएँगी, क्योंकि वो रैम में स्टोर हुई थी, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है। रोम होती है परमानेंट मेमोरी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम। अब यहाँ पर एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, फुल फॉर्म बतानी है, पेपर में ज़रूर आएगा। फुल फॉर्म बताइए रैम की और रोम की, अगर नहीं आता है, तो भी बोल दीजिए कि मैम फुल फॉर्म नहीं आती है, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके कमेंट में ही बता सकूँ, ठीक है? और ज़रूर और भी जानकारी चाहिए तो ये 2 नंबर्स दिए हैं मैंने, इन पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन डज़ नॉट इंक्लूड, सो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब देखो जैसे ऑफ़िस में या कहीं पर बातें जो इधर से उधर फैलती हैं ना, गॉसिप जो होती हैं कि मैंने आपको एक बात बताई, आपने एक और बात किसी और को बता दी, आपने किसी और को वो बात बता दी। ठीक है, टॉप सीक्रेट था, मैंने आपको बोला कि किसी को बताना नहीं है। आप ये चीज़ें आगे-आगे बताते जा रहे हो लोगों को। तो ये होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉट इंक्लूड। सो चेन तो होता है, मैंने आपको एक बात बताई, आपने आगे बता दी, तो ये आगे बता दी, ये आगे बता दी, ये चेन बन गई। ठीक है, गॉसिप होती है जो एक फालतू की बातें इधर-उधर फैलती है ना, वो ग्रेप वाइन के अंदर आती है। मेटा कम्युनिकेशन भी इसी को बोलते हैं। तो क्या नहीं है, क्लस्टर सिस्टम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक पार्ट नहीं होता है। तो नोट पर ध्यान रखना था बहुत ज़रूरी, नहीं तो गलत हो सकता था ये सवाल, ठीक है? आगे है, which of the following is the best advantage of choice based credit system? So CBCS, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का क्वेश्चन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अलाउ करता है इम्प्रूविंग क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मतलब है? अब मान लो कि जैसे पहले होता था ना, किसी ने मेडिकल रखा है, किसी ने नॉन मेडिकल रखा है, कॉमर्स, आर्ट्स, ये अलग-अलग स्ट्रीम्स होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब मान लो मुझे मैथ पढ़ना है, मैथ के साथ मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, इसके साथ मुझे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी पढ़ना है, ठीक है? साथ में मुझे आईटी भी पढ़ना है। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या करता है कि अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के सारे मार्क्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे। और साथ ही अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह किसी दूसरे कॉलेज में सेकंड ईयर में चली जाती हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर वेस्ट नहीं जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो क्रेडिट स्कोर है, वो मेरे एक एक बैंक बन जाता है, एबीसी नाम का बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस बैंक में वो क्रेडिट मेरा स्टोर हो जाएगा, ताकि मैं जब किसी सेकंड ईयर में किसी दूसरे कॉलेज में जाऊँ, तो वो सारा क्रेडिट मेरा, सारे मार्क्स मेरे वहाँ पर ऐड हो जाएँ, मुझे वापस से फर्स्ट ईयर से ना पढ़ना पड़े। तो ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ऑलरेडी हमने डिटेल में ये पढ़ा है, क्योंकि अभी रिविजन सीरीज़ है, इसलिए क्विकली आपको ओवरव्यू सा ही दे रही हूँ। ठीक है, डिटेल में चाहिए, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। अंकिता सूद नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? अंकिता सूद नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पर जाइए, यूनिट वाइज़ आपको हर टॉपिक अवेलेबल है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है, आप अच्छे से हर चीज़ को समझ चुके हो। अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो मुझे बता दीजिए, ठीक है? और कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन, कैसा रहा सेशन, सब कुछ आप यहाँ पर मुझे अपडेट दे सकते हो। थैंक यू सो मच।